अक्षय रोज की तरह अपने केबिन में काम कर रहा था। आरोही अंदर आती है। उसे अपनी संस्था के लिए लोन चाहिए था। वो जैसे ही अक्षय को देखती है, आंखें चौड़ी कर लेती है और गुस्से से बोलती है, तुम और यहाँ। अक्षय आरोही को देखते ही खड़ा हो जाता है और रट्टू तोते की तरह सॉरी सॉरी की रट लगाता है। आरोही उसे चुप होने के लिए कहती है, आरोही तुम यहाँ मैनेजर हो? अक्षय, जी हाँ, आप प्लीज बैठिए ना। आरोही, बैग तो ढंग से चलानी आती नहीं, बैंक के काम कैसे करते होगे? अक्षय, सॉरी कल के लिए। आरोही अपनी फाइल आगे करती है और बताती है कि उसे यहाँ दिल्ली में अपनी संस्था की ब्रांच खोलनी है, जिसके लिए उसे लोन चाहिए। अक्षय फाइल खोलता है। उस पर लिखा था अंकिता फाउंडेशन। अक्षय उस नाम पर अपनी उंगलियां फेरता है। ये नाम उसे प्यारा जो है। आरोही उसे देखकर हैरान थी। वो उससे पूछती है कि कुछ गड़बड़ है इसमें, लेकिन अक्षय मना करता है और सारे पेपर्स पढ़ने लगता है। वो आरोही का लोन पास करने के लिए हाँ कहता है। आरोही, लोन मिल जाएगा मुझे? अक्षय की तरफ देखते हुए। अक्षय, जी हाँ, बस कुछ पेपर वर्क और आपकी संस्था की ब्रांच यहाँ दिल्ली में भी होगी। आरोही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन कहीं अपनी सॉरी पाने के लिए ही तो ये लोन पास नहीं किया है आपने? अक्षय उसकी तरफ देखता है और ना में सिर हिलाता है। आरोही जाने लगती है। अक्षय उसे यूं ही निहारता रहता है। लोन की वजह से अक्सर दोनों की मुलाकात होती रहती थी। आरोही और अक्षय दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। आरोही अक्षय के घर भी आती रहती थी। अब दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। ये बात सब समझते थे, लेकिन वही दोनों एक दूसरे से बोल नहीं पाते थे। एक दिन अक्षय ने आरोही को काफ़ी बार कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। अक्षय संस्था गया तो पता चला कि एक औरत का पति उसे मारना चाहता है और आरोही उसे ही बचाने गई है। अक्षय पुलिस को इन्फॉर्म करता है और खुद आरोही की मदद करने चला जाता है। वो सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वो आदमी अपनी पत्नी के साथ साथ आरोही को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षय वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो बहुत गुस्से में था। तभी पुलिस वहां आ जाती है। आरोही अक्षय को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है। अक्षय रोता हुआ आरोही के पास आता है, उसके गालों पर हाथ रखता है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई लव यू आरोही, आई लव यू। आरोही सुन के खुश हो जाती है और अक्षय की बाहों में सिमट जाती है। आई लव यू टू अक्षय, आई लव यू टू। दोनों काफी देर तक गले लगे रहते हैं। अक्षय आरोही को अपने सीने से लगाकर रखता है, फिर उसका माथा चूमता है, उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाता है। आरोही उससे इतना गुस्सा होने का कारण पूछती है तो अक्षय कुछ नहीं कहता। अक्षय के दिमाग में वही पुरानी याद ताजा हो जाती है, जब वो खुद अपनी मम्मी को अपनी आंखों के आगे तड़पता हुआ देखता था। उस समय वो कुछ कर नहीं सका। उसकी मम्मी के घाव उसकी आंखों में आज भी वैसे के वैसे ही समाये हैं। अक्षय आरोही को घर छोड़ता है और उसे बताता है कि अगले हफ्ते वो मुंबई जा रहा है एक सेमिनार के लिए। आरोही कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें पापा से भी तो मिलवाना है। अक्षय खुश हो जाता है। आरोही का साथ पाकर अक्षय अपने घर पहुंचता है। उसकी मम्मी रचना उसके घाव देखकर परेशान हो जाती है। वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। रचना की आंखें भर आती हैं। अंकिता की जिंदगी के दर्द ने अक्षय की जिंदगी पर कितने गहरे घाव छोड़े हुए हैं। रचना को अपने बेटे की आंख का एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं था। वो अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उसी ने रचना को माँ का एहसास दिलाया था। अक्षय अपनी मम्मी को आरोही के बारे में बताता है तो रचना हंस पड़ती है। चलो, तुम दोनों को एहसास तो हुआ, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। अक्षय चौंक जाता है। क्या मतलब? आप सब जानती थीं? तभी उसके पापा सोमिल अंदर आते हैं और कहते हैं, हाँ हमें तो सब पता था, बस तुम दोनों को ही नहीं पता था। रचना और सोमिल हंसने लगते हैं। अंकु जो सो रही थी उठकर बाहर आती है और आंख मलते हुए, आप लोग इतनी तेज क्यों हंस रहे हो? कोई कार्टून देख लिया क्या? रचना, अंकु भाई की शादी होने वाली है और पता है किससे? अंकु, किससे? रचना, तुम्हारी आरोही दीदी से। अंकु, ओह नो, बेचारी आरोही दीदी, अब रोज भाई को झेलना पड़ेगा। अक्षय, क्या कहा? रुक अंकु की बच्ची, अभी बताता हूँ। दोनों की फिर वही पिलो फाइटिंग शुरू हो जाती है। रचना और सोमिल अपने बच्चों को ऐसे हंसते देखकर बहुत खुश थे। अगले हफ्ते आरोही अक्षय के घर आती है
उस वक्त सोमिल घर पर ही था। आरोही, अंकल नमस्ते। सोमिल, नमस्ते बेटा, बैठो। रचना, आरोही आई है, उसके लिए भी चाय ले आओ। आरोही, नहीं नहीं अंकल, रहने दीजिए, हमें निकलना है। सोमिल, बैठो बेटा, अभी बहुत टाइम है, और हमारे लॉर्ड साहब तो अभी अभी नहाने गए हैं। आरोही हंस पड़ती है। रचना चाय लेकर आ जाती है। तीनों बातें करने लगते हैं। रचना, आरोही, अक्षय ने हमें बताया है, हमें भी तुम बहुत पसंद हो। अपने पापा से कहना कि शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं मिलकर। आरोही शर्मा जाती है। सोमिल, आरोही, क्या करते हैं तुम्हारे पापा? आरोही, अंकल आंटी, कुछ भी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पापा मिस्टर कुमार मेरे रियल फादर नहीं हैं। मेरे पापा ने बहुत पहले ही मेरी माँ को छोड़ दिया था, और मिस्टर कुमार ने ही माँ को सहारा दिया। वो हमें अपनी संस्था में ले आए, लेकिन माँ ज़्यादा दिन नहीं जी पाई। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मिस्टर कुमार, आई मीन डैड ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। सोमिल, बेटा, हमें आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आरोही खुश हो जाती है। मैं अक्षय को उनसे मिलवाकर जल्दी ही यहाँ भी बुला लूंगी। अक्षय रेडी होकर आता है। चलना नहीं है कि आरोही जी? आरोही जी, इतनी इज्जत क्या बात है? अक्षय, तुम भी ना, चलो बहुत देर हो रही है। सोमिल दोनों को एयरपोर्ट छोड़ आता है। मुंबई पहुंचने के बाद अक्षय अपना सेमिनार अटेंड करने चला जाता है। आरोही भी घर पहुंचती है, लेकिन उसके पापा वहां नहीं थे। वो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। आरोही अक्षय को मुंबई घुमाती है। दोनों बहुत अच्छे पल साथ बिताते हैं। आरोही ने पहले ही अपने पापा को सब बता दिया था। 2 दिन बाद मिस्टर कुमार मुंबई आते हैं। अक्षय उनसे मिलने उनके घर आता है। मिस्टर कुमार, हेलो माय बॉय, हाउ आर यू? मिस्टर कुमार अपना हाथ अक्षय से मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अक्षय कुछ बोलता ही नहीं। वो घबरा रहा था, उसके माथे से पसीना बह रहा था, वो बिल्कुल सुन्न हो गया था। आरोही उसे आवाज लगाती है। अक्षय को होश आता है और वो जल्दी वहां से निकल जाता है। आरोही उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो मुड़कर भी नहीं देखता। मिस्टर कुमार भी हैरान थे कि अक्षय को आखिर हुआ क्या, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। आरोही उसे काफ़ी बार कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। वो उसके होटल जाती है उससे मिलने, लेकिन वो वहाँ से जा चुका था। आरोही को पता चलता है कि वो दिल्ली वापस चला गया है। आरोही बहुत परेशान थी। अचानक अक्षय को क्या हुआ? उधर अक्षय दिल्ली पहुंचकर अपने घर आता है और सीधा कमरे में चला जाता है। रचना उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। वो अक्षय को देखती है तो अक्षय बहुत रो रहा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो सोमिल को फ़ोन करके बुलाती है। सोमिल घर आकर अक्षय से बात करता है, लेकिन अक्षय कुछ कहता नहीं, बस चुप रहता है। सोमिल आरोही को फ़ोन करते हैं। उन्हें सारी बात पता चलती है। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि अक्षय ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। सोमिल अक्षय से बार बार पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि उसे आरोही से कोई रिश्ता नहीं रखना है। सोमिल और रचना को समझ नहीं आता आखिर बात क्या है। वो आरोही के आने का इंतजार करने लगे। रात को अक्षय की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था और बार बार माँ बोल रहा था। इस वक्त वो अंकिता अपनी माँ को याद कर रहा था। रचना और सोमिल पूरी रात उसके पास बैठे थे। रचना को कुछ समझ नहीं आया। रचना ने जल्दी से एक ऑडियो चलाई जिसमें लोरी रिकॉर्ड थी। वो अंकिता ने अक्षय के लिए ही रिकॉर्ड करके दी थी। अक्षय सो गया। उसने रचना का हाथ कस के पकड़ रखा था। सारी रात यूं ही बीत जाती है। सुबह जब अक्षय उठा तो देखा उसके मम्मी पापा उसी के पास हैं। उसने उन्हें उठाया। रचना और सोमिल ने देखा अब अक्षय ठीक है, उसे अब बुखार भी नहीं था। रचना, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, जान निकाल दी थी तुमने हमारी। रचना अक्षय के माथे को चूमती है। सोमिल भी उसे गले से लगाकर विश करता है। सब बाहर आते हैं। पूरा घर सजा हुआ था। अंकु अपने भाई के बर्थडे की तैयारी कर रही थी। अंकु अपने भाई को देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाती है। भाई, आप ठीक हो गए? देखूं आपको बुखार तो नहीं है? वो अपना टॉय डॉक्टर सेट निकाल कर लाती है और अक्षय का चेकअप करने लगती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अक्षय के फ़ोन पर आरोही की कॉल आती है। फ़ोन सोमिल उठाता है।
आरोही अक्षय को विश करना चाहती थी, लेकिन सोमिल उसे अभी के लिए मना करता है। वो बताता है कि रात को उसकी तबीयत खराब थी। आरोही बताती है कि वो दिल्ली आ चुकी है और उसके पापा भी साथ में आए हैं, थोड़ी देर में उनके घर आएंगे। सोमिल फोन रख देता है। आरोही और उसके पापा गाड़ी में बैठे थे। मिस्टर कुमार कुछ खोए खोए से थे, सब कुछ बड़े गौर से देख रहे थे। कितना कुछ बदल गया इतने सालों में। सुनकर आरोही कहती है, व्हाट डैड, आप दिल्ली आ चुके हो, आपने कभी बताया नहीं। मिस्टर कुमार, अरे नहीं बेटा, वो बस कुछ काम के सिलसिले में आया था एक बार। मिस्टर कुमार को एक कॉल आता है, उन्हें अर्जेंट काम से जाना था। वो आरोही को छोड़कर वापस चले जाते हैं। आरोही अकेली ही अक्षय के घर जाती है। अक्षय उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। आरोही अक्षय के गले लगती है। हैप्पी बर्थडे अक्षय, लो ये खूबसूरत फूल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अक्षय उसे झटक देता है, खुद से दूर करता है। क्यों आई हो यहाँ? कहा था ना तुम्हें, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। चली जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना। अक्षय आरोही का हाथ पकड़कर गेट के बाहर ले जाता है। सोमिल और रचना उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और गेट बंद कर लेता है। आरोही बहुत रोती है, अपने गिफ्ट वहीं छोड़कर चली जाती है। रात को उसके डैड घर आते हैं तो नौकर बताते हैं कि आरोही बिटिया जब से आई है तब से रो रही है और अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। मिस्टर कुमार बहुत देर तक गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। आरोही गेट खोलती है, उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो सब कुछ बताती है। डैड, उसे क्या हुआ है? उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। उसके डैड उसे चुप कराते हैं और उससे कहते हैं कि वो कल खुद उसके साथ चलेंगे और अक्षय से बात करेंगे। हमारी बिटिया की आंखों के आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस्टर कुमार हैरान थे, आखिर हुआ क्या है? अगले दिन वो लोग अक्षय के घर पहुंचते हैं। उस वक्त अक्षय घर पर नहीं था। सोमिल और रचना को नौकर आकर बताता है कि कोई मिस्टर कुमार मिलने आए हैं। सोमिल और रचना खुद बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब पता चल जाए कि आखिर बात क्या है। वो रूम से बाहर आते हैं। सोमिल मिस्टर कुमार को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे सारी बात समझ आ जाती है। मिस्टर कुमार कोई और नहीं, सुमिति था। ये कहानी 25 साल पहले शुरू हुई थी। आज वर्तमान का दिन। सुमित सोमिल को देखकर हैरान था। वो लड़का अक्षय उसका अपना बेटा है। सोमिल गुस्से में, तो तुम मिस्टर कुमार हो? अक्षय इतने दिनों से क्यों परेशान है? अब समझ आया, निकल जाओ यहाँ से। सुमित, सोमिल मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी करूँ अक्षय का दर्द कम नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आरोही, नहीं डैड, ये आप क्या कर रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है? आपने अक्षय को कौन सा दर्द दिया है? आप तो इतने अच्छे हो डैड, आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। रचना, इनसे गलती नहीं हो सकती? ये पूछो कि ऐसा कौन सा गुनाह किया है इन्होंने जिसे गलती नहीं पाप बोलते हैं, पाप। सुमित, अभी इसी वक्त निकल जाओ हमारे घर से, इससे पहले अक्षय आ जाए और पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। चले जाओ यहाँ से। लेकिन अक्षय आ जाता है और आरोही और सुमित को देखकर गुस्से में बौखला जाता है। वो सुमित को बहुत उल्टा सीधा कहता है। आरोही उसे चुप होने के लिए कहती है, लेकिन अक्षय इतने गुस्से में था कि नौकर को बुलाकर उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर करने को कहता है। सुमित और आरोही वहाँ से चले जाते हैं। आरोही बहुत रोती है। सुमित से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। उसे एहसास होता है कि जब अपना कोई दर्द में रोता है तो कितनी तकलीफ होती है। यही दर्द अंकिता का भी था, जिसे उसने महसूस ही नहीं किया। वो लोग घर पहुंचते हैं। आरोही, डैड क्या बात है? क्या हो रहा था वहाँ ये सब? और वो आपको सुमित कहकर क्यों बुला रहे थे? आखिर बात क्या है? सुमित कुछ नहीं कहता और अपने रूम में खुद को बंद कर लेता है। आरोही उसे बहुत आवाज देती है, लेकिन वो नहीं खोलता। सुमित अपनी शादी की एल्बम निकालता है। अंकिता की फोटो देखता है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंकिता, हमारा बेटा मुझसे बहुत नफरत करता है। उसकी नफरत आज भी वैसी ही है। मैं चाहे जितना मर्जी पश्चाताप कर लूं, लेकिन अक्षय और तुम्हारा गुनहगार हमेशा रहूंगा। वो आज भी मुझे अपना पिता मानने से इनकार करता है। मैंने खुद अपना परिवार उजाड़ दिया। मैंने काफ़ी सारी औरतों की मदद की, उनमें आत्मविश्वास जगाया, लेकिन अपना ही घर जलाकर भला कोई कैसे सुखी रह सकता है? तुम्हारी तड़प आज भी मेरी जहन में वैसी की वैसी है।
कितनी रातों को मैं यूं ही तड़पता रहता हूँ जब तुम भी मेरे सपनों में आती हो। मैं सिवाय पश्चाताप के तुमसे और कुछ नहीं मांगता। प्लीज मुझे माफ कर दो अंकिता, प्लीज। रात हो जाती है। आरोही सुमित के कमरे में आ जाती है। वहाँ उसे सुमित और अंकिता की शादी की एल्बम और वो कार्ड मिलते हैं। वो जब कार्ड पढ़ती है तो शॉक हो जाती है। डैड, ये सब आप सुमित हो और ये फोटो में आपकी वाइफ अंकिता, ये फाउंडेशन आपकी वाइफ के नाम पर है। लेकिन ये सब कैसे डैड? आप तो सबकी मदद करते हो लेकिन खुद की वाइफ के साथ ही ऐसा। सुमित उसे अपनी पुरानी सारी बातें बताता है और ये भी कि अक्षय उसका अपना ही बेटा है। अंकिता के जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अक्षय उससे आज तक नफरत करता है। अंकिता ने अक्षय को उसके मामा मामी को सौंप दिया था। मैं यहाँ मुंबई आ गया अपने पश्चाताप के लिए ही। मैंने ये संस्था खोली और लाचार और मजबूर औरतों की मदद की। लेकिन आज इतने सालों बाद भी अक्षय की नफरत ने एहसास दिला दिया कि मेरा पश्चाताप अभी सफल नहीं हुआ है। मेरे बेटे की नफरत आज भी उसके दिल में वैसी की वैसी ही है। आरोही, नहीं डैड, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी आपने किया वो बहुत गलत था, लेकिन अंकिता आंटी को ब्रेन ट्यूमर था और आप पश्चाताप भी कर रहे हो डैड। आज मुझे समझ आया अक्षय का दर्द। डैड, हम अक्षय के दर्द को पहचान नहीं सकते तो उसे बढ़ाएंगे भी नहीं। सुमित, हाँ बेटा, मैं अक्षय के दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं उसका गुनहगार हूँ लेकिन तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। आरोही, नहीं डैड, अब हम इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम कल ही मुंबई जाएंगे। आरोही सुमित को बहुत जोर देती है और अगले दिन ही वो मुंबई के लिए चले जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत गए। आरोही अपने डैड के साथ मुंबई चली गई। न अक्षय की कोई कॉल, न मैसेज, कुछ नहीं। आरोही अपने साथ अक्षय की नफरत लेकर गई, लेकिन वो जानती है कि अक्षय का दर्द उसके दर्द से बड़ा नहीं है। जो कुछ भी अक्षय ने सहा उसकी जगह वो खुद भी होती तो अपने पिता को कभी माफ नहीं करती। मगर जिस तरह किसी न किसी गलती की कोई माफी या सजा होती है, उसी तरह डैड भी वो सजा भोग रहे थे। डैड ने इतने सालों में कितनी ही बेसहारा औरतों की मदद की। क्या ये पश्चाताप उनकी गलती को माफ नहीं कर सकता? आरोही अपने मन में यही बात लेकर गई थी, शायद अक्षय अपने पापा को माफ कर दे। लेकिन अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो? अक्षय अपने दोस्त की शादी में था। उसने कुछ महसूस किया, एक जाना पहचाना चेहरा, लेकिन नहीं देख पाया। अक्षय अपने दोस्त से बात कर रहा था। पीछे से उसे आवाज आती है, हेलो अक्षय, कैसे हो? अक्षय मुड़ता है, तुम, और यहाँ तुमने शादी कर ली? वो आरोही थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर। आरोही, कैसे हो अक्षय? अक्षय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अक्षय थोड़ा झेप जाता है। उसने सोचा नहीं था कि आरोही से वो इस अवतार में मिलेगा। अक्षय, यहाँ दिल्ली में संस्था के काम के लिए आई हो? आरोही, हाँ, शादी भी अटेंड करनी थी तो सोचा संस्था का ये जरूरी काम पूरा करके ही जाऊं। अक्षय, तुमने शादी कर ली? आरोही, क्यों, तुमने नहीं की? अक्षय, नहीं, मैंने प्यार किया था किसी से। आरोही, फिर ठुकरा क्यों दिया? अक्षय, वो प्यार मेरी जिंदगी नहीं बन सकता था, वो सिर्फ दर्द लेकर आया था मेरे लिए। आरोही का मन फिर टूट जाता है उसकी बातें सुनकर। अभी भी वही नफरत, वही गुस्सा। तुम नहीं बदले अक्षय, पता नहीं कब तक उसे अपने सीने में यूं ही दबा के रखोगे। आरोही का पति आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आरोही, अक्षय, मीट माई हस्बैंड साहिल, हम फाउंडेशन में साथ काम करते हैं और साहिल इंजीनियर हैं। साहिल, ही इज़ माई फ्रेंड अक्षय, ये यहाँ बैंक में मैनेजर हैं। साहिल और अक्षय हाथ मिलाते हैं। साहिल, नाइस टू मीट यू जान, वहाँ हमें बुला रहे हैं, चलें? आरोही, ओके अक्षय, बाय। आरोही चली जाती है। अक्षय शायद आज भी आरोही से प्यार करता था, लेकिन उसकी नफरत उसके प्यार के बीच में आ गई। वो चोर नजरों से बार बार आरोही को देख रहा था। साहिल का उसकी कमर पे हाथ अक्षय से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अक्षय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आरोही अक्षय के बैंक जाती है। उसने जो लोन लिया था उसकी कुछ EMI बाकी थी। वो उन्हीं की फॉर्मेलिटी पूरी करने जाती है और अक्षय से भी मिलती है। आरोही, मे आई कम इन सर? अक्षय देखता है और कहता है, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, आरोही आ जाओ। आरोही, बिजी थे क्या? अक्षय, नहीं, बिल्कुल नहीं।
आरोही, घर पर सब कैसे हैं? अंकु कैसी है? अक्षय, सब ठीक हैं। अंकु की शरारतें यूं ही चालू हैं। और बताओ, यहाँ बैंक में सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? आरोही, हाँ, तुमसे भी। और लोन की कुछ ईएमआई भी रह गई थी, उन्हें भी पूरा करने चली आई। बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ दिल्ली में। उसके बाद मैं और साहिल बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं। अक्षय, कल मेरे घर एक पूजा है। मैंने और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया है। प्लीज़ तुम भी ज़रूर आना, पूरे परिवार के साथ आना। अक्षय, हम नहीं आ पाएंगे। आरोही, अक्षय, डैड नहीं आए हैं यहाँ। प्लीज़ हो सके तो ज़रूर आना, मैं वेट करूँगी सबका, प्लीज़। अक्षय चुप रहता है। आरोही, अक्षय, इंसान की गलती की कभी तो माफ़ी होगी ना। प्लीज़ हो सके तो डैड को माफ़ कर देना, प्लीज़। वो बहुत याद करते हैं तुम्हें। अक्षय, मेरी नफ़रत कभी कम नहीं होगी। मेरी इसी नफ़रत के साथ इस दुनिया को अलविदा भी कह दें, मुझे कोई गम नहीं। आरोही को सुनकर धक्का लगता है। वो कहती है, पूजा में ज़रूर आना अक्षय। आरोही चली जाती है। शाम को अक्षय अपनी फाइल्स उठाकर घर जाने को होता है तो उसकी नज़र आरोही की फाइल पर जाती है। वो उसे खोलकर देखता है। वो दिल्ली के ही अंकिता फाउंडेशन की फाइल थी। अक्षय उसे अपने बैग में रख लेता है। रात को अक्षय कुछ परेशान था। आरोही की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके सर में दर्द होने लगा। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपनी माँ अंकिता की रिकॉर्ड की हुई लोरी प्ले की। थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। उसने सपना देखा। सपने में वो छोटा वाला अक्षय था, वही 6 साल का छोटा सा अक्षय। उसकी माँ उसे झूला झूला रही थी। वो उसे गोद में लेकर झूम रही थी। अक्षय देखता है कि वो वहीं अपने उसी पुराने घर में है। उसकी माँ सोफे पर बैठी है और उसे बुला रही है। आज उसकी माँ के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अक्षय जल्दी से अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है। माँ अक्षय के बालों में हाथ फेरती है। अक्षय का माथा चूमती है। उसे बहुत प्यार करती है। अक्षय अपनी माँ के हाथ कस के पकड़ लेता है। माँ, अक्षय, आप बहुत बड़े हो गए हो, अपना ध्यान खुद रख लेते हो। अक्षय, नहीं माँ, मैं अभी बच्चा हूँ, बस आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा अपने अक्षय के साथ ही रहूँगी। अक्षय बेटा, अपने पापा को माफ़ कर दो, बहुत सहन कर लिया उन्होंने, अब अपने मन से गुस्सा निकाल दो उनके लिए। अक्षय, नहीं माँ, वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने आपको मुझसे दूर कर दिया, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। माँ, नहीं अक्षय, आपके पापा अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, अब उनकी माफ़ी की बारी है। उन्होंने बहुत पश्चाताप कर लिया है बेटा, प्लीज़ अब तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वो माफ़ी के हकदार हैं। उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उन्होंने पश्चाताप कर लिया है बेटा। अक्षय अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। तभी उसे आवाज़ आती है। उसके पापा सुमित गेट पर खड़े थे। वो माँ को बुला रहे थे। अंकिता, जल्दी आओ। माँ ने मेरा सर अपनी गोद से हटाया और जाने लगी। मैंने माँ का पल्लू पकड़ लिया। माँ ने कहा, बेटा मुझे जाना है, आपके पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैंने माँ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन माँ ने मना किया कि नहीं, आपको अभी यहीं रहना है। उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और चली गईं। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन एक तेज रोशनी ने मुझे रोक दिया। मैं माँ माँ चिल्लाता रहा, लेकिन वो रोशनी कम नहीं हुई। वो मुझे माँ के पास जाने से रोक रही थी। तभी अक्षय की आँख खुल जाती है। उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना था। उठा तो सर में अभी भी बहुत तेज दर्द था। अक्षय अचंभे में था। इतने सालों में उसने आज पहली बार अपने पापा सुमित को सपने में देखा, वो भी माँ के साथ। अक्षय को कुछ समझ नहीं आया। उसका मन आज बहुत बेचैन था। रचना उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। अक्षय कॉफ़ी पी रहा था। उसकी नज़र आरोही की फाइल पर गई। उसने घर में किसी को नहीं बताया कि आरोही से मिला है वो। उसने सोचा कि बैंक जाने से पहले ये फाइल आरोही को पकड़ा दूंगा। उसे ध्यान आया कि उसने तो आज पूजा में बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, बाहर से ही फाइल देकर आ जाऊंगा, बहाना बना दूंगा बैंक में काम है। वो आरोही को मैसेज करके उसे घर का पता पूछता है। जल्दी तैयार होने चला जाता है। अक्षय जल्दी में आरोही का मैसेज ढंग से नहीं पढ़ता और उसके बताए पते पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो हैरान हो जाता है। वो उसका अपना घर था।
वो घर जहाँ उसका बचपन था, उसकी माँ की यादें, उसकी किलकारी, माँ की हंसी, माँ के खाने की खुशबू, सब उस घर में समाई थी। अक्षय का दिल और बेचैन होने लगा। उसकी आंखों में आज आंसू क्यों थे? उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आया है। वो आरोही को बुलाकर भी तो फाइल दे सकता था। क्या कुछ ऐसा था जो उसे यहाँ तक खींच लाया? उसने सोचा, फाइल वॉचमैन को दे देता हूँ, वो अंदर दे देगा। फिर पता नहीं अक्षय को क्या हुआ, वो खुद ही फाइल देने के लिए अंदर चल पड़ा, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अक्षय दरवाजे पर खड़ा था। गेट खुले हुए थे। अक्षय ने दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ लोग थे जो शायद पूजा के लिए ही आए होंगे। साहिल और आरोही भी वहीं बैठे थे। एक बड़ी सी तस्वीर थी, लेकिन अक्षय उस तस्वीर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह उस तस्वीर के उल्टी साइड खड़ा था। अक्षय अंदर गया। वहाँ मम्मी, रचना और पापा सोमिल भी थे। वो वहीं तस्वीर के पास ही बैठे थे। ये यहाँ कैसे? मैंने तो उन्हें पूजा के बारे में नहीं बताया था, फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अक्षय मन ही मन सोचने लगा। अक्षय अपनी मम्मी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? चलो यहाँ से। रचना, अक्षय, कोई नहीं जाएगा, तुम्हारा इस पूजा में रहना बहुत जरूरी है, आओ बैठो यहाँ। अक्षय को कुछ समझ नहीं आया। अक्षय, आपके यहाँ रहना है, पूजा में रहिए, मैं जा रहा हूँ। अक्षय मुड़ता है और तस्वीर को देखकर अचानक से घुटनों के बल गिर जाता है। वो तस्वीर सुमित की थी। उस पर हार चढ़ा हुआ था। सुमित इस दुनिया में नहीं था। आरोही अक्षय के कंधे पर हाथ रखती है। अक्षय डेड नहीं रहे। 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो गुजर गए। जाते जाते भी डैड तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। वो तुम्हें देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी नफरत शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। अक्षय, डैड की आज बरसी है और आज तुम ये पूजा करोगे तो डैड को लगेगा कि तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। ये पेपर्स मैं जानबूझकर छोड़ आई थी ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। अक्षय, डैड को मैंने दिन रात तड़पते देखा है। प्लीज़, वो बहुत पश्चाताप कर चुके हैं, माफ़ कर दो उन्हें प्लीज़। उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उन्हें मुक्ति दे दो अक्षय, उन्हें मुक्ति दे दो। अक्षय बर्फ सा जम गया था। वहीं बैठा अपने पापा की तस्वीर को एकटक देख रहा था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि उसने रात को सपने में माँ के साथ पापा को क्यों देखा। अक्षय, जब माँ ने ही उन्हें माफ़ कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पापा, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। रात को जब आप सपने में आए तो मैं समझ नहीं पाया कि इतने सालों तक जिस इंसान से मैं नफरत करता हूँ वो मेरे सपनों में क्यों? मुझे कल वो शब्द नहीं कहने चाहिए थे आरोही। मेरी नफरत ने पापा की जान ले ली। अक्षय खुद को कोसता है और बहुत रोता है। आरोही, नहीं अक्षय, तुम्हारी नफरत अपनी जगह थी। तुमने पापा की जान नहीं ली। पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, बस समय और हालात खराब थे। तुम अपने आप को दोष मत दो। डैड की बरसी की विधि पूरी करके उनकी आत्मा को शांति दे दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा हक भी। रचना, आरोही ठीक कह रही है बेटा। तुमसे मिलने से पहले वो हमारे पास आई थी। हमें भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि सुमित अब नहीं रहा। बेटा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और आकर पूजा में बैठो। साहिल अक्षय को कमरे में ले जाता है और उसे कपड़े देता है। साहिल, अक्षय, आरोही ने मुझे सब बताया, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द तो नहीं समझ सकता, पर बांट तो सकता हूँ। तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगा, डैड सच में बहुत अच्छे थे। उनकी गलतियों को मन से माफ़ी देकर इस पूजा में बैठना। इस वक्त वो इसी घर में ही तुम्हें देख रहे होंगे। तुम चेंज करके नीचे आ जाओ, हम सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके? अक्षय गीली आंखों से हाँ में सिर हिलाता है। अक्षय थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाता है। पूजा उसी के हाथों होती है। पूजा संपन्न होने के बाद आरोही अक्षय को बाहर लेकर जाती है और गरीबों में कपड़े और खाना दान करवाती है। पूजा समाप्त होती है और सब अपने घर चले जाते हैं और रचना अक्षय से वहीं रुकने को कहती है। सोमिल और रचना वापस चले जाते हैं। आरोही अक्षय को उसके रूम में लेकर जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी अलमीरा थी। आरोही उस अलमीरा को खोलती है और पूरी गिफ्ट से भरी हुई थी। आरोही, अक्षय, ये सारे तुम्हारे गिफ्ट हैं, तुम्हारे हर बर्थडे के गिफ्ट्स। डैड हमेशा तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट्स लेते थे, लेकिन देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आज जब तुमने उन्हें माफ़ कर ही दिया है
तो इन सब तोहफों को भी अपना लो। अक्षय, ये दिल्ली के अंकिता फाउंडेशन के पेपर्स हैं। डैड ने ये तुम्हें देने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि अब तुम उसे संभालो। मैं यहाँ इसलिए ही आई थी ताकि तुम डैड को माफ़ कर सको और उनकी अमानत तुम्हें सौंप दूँ। अक्षय, डैड बहुत रोते थे तुम्हें याद कर कर के। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उनकी आखिरी सांसों में भी तुम्हारा ही नाम था। अंकिता माँ को वो खूब याद करते थे, इसलिए रोज भगवान के आगे उनसे अपने किए की माफ़ी मांगते थे। आरोही अपने आंसू पोंछती है और फिर कहती है, अक्षय, मैंने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुमने तो मुझे ठुकरा ही दिया। कैसे मैं तुम्हें फ़ोन करती। कभी लगता भी था कि तुमसे बात करूं, लेकिन डरती थी कि कहीं तुम्हारा गुस्सा तुम पर हावी ना हो जाए। तुम मुझसे बात करो ही ना। डैड के जाने के बाद मैं अकेली हो गई, बिल्कुल तन्हा। फिर साहिल मिले, इन्होंने ही मुझे संभाला। साहिल एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे समझते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वो हमारे बारे में जानते हैं। अक्षय आरोही को हैरानी से देखता है। आई एम सॉरी आरोही, मुझे अपने पापा का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं उतारना चाहिए था। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। साहिल बहुत अच्छा है, बहुत खुशकिस्मत है जो वो उसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। फिर वो एक हल्की सी स्माइल देती है और अक्षय को रूम में अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। अक्षय अपने रूम में बिल्कुल अकेला है। आंखों में नमी, मन में कड़वाहट, चेहरे पे परेशानी, कुछ अजीब सी उलझन में है अक्षय। अक्षय उन गिफ्ट को देखता है। हर गिफ्ट पर उसके हर जन्मदिन का साल लिखा होता है। जब अक्षय 6 साल का था तब अंकिता गुजर गई थी और उसके बाद से ही वो अपने मामा मामी के साथ था। हर गिफ्ट पर नंबर की पर्ची लगी हुई थी। अक्षय उन गिफ्ट को बड़े गौर से देख रहा था। वो एक एक करके सारे गिफ्ट निकालता है और जमीन पर बैठ जाता है। अक्षय सारे गिफ्ट खोलता है। सारे गिफ्ट उसी के फेवरेट थे जो वो बचपन में चाहता था। एक एक करके सारे गिफ्ट खोलता है। फुटबॉल, क्रिकेट बैट, बास्केटबॉल, वीडियो गेम्स, ब्रांडेड शूज, गॉगल्स, लैपटॉप, वॉच, स्कूल बैग और भी बहुत सारे ऐसे गिफ्ट थे जो सुमित ने हर साल उनके लिए उसके बर्थडे पर लिए पर कभी दे नहीं पाया। हर गिफ्ट के साथ एक सॉरी कार्ड भी था जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, आई लव यू अक्षय। अक्षय अपना लास्ट गिफ्ट खोलता है। उसमें एक तस्वीर थी अक्षय की अपने माँ पापा अंकिता सुमित के साथ। वो उनकी साथ में आखिरी तस्वीर थी। उसे देखकर अक्षय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बहुत रोया अक्षय आज रात। अक्षय समझ नहीं पा रहा कि उसकी छोटी सी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान क्यों आए। वो कहाँ गलत था। अक्षय को बॉक्स में से एक लेटर मिलता है। वो उसके पापा यानी सुमित ने लिखा था। अक्षय लेटर खोलता है और पढ़ता है, आपके सारे बर्थडे के लिए हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय सन। अक्षय बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गुनाह हो गया मुझसे बहुत बड़ा। मैंने आपकी माँ को बहुत दुख दिए। उसके दुखों की मैं कभी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने गुनाहों का पश्चाताप जरूर करूँगा। अक्षय, अब तो आप बहुत बड़े हो गए होंगे। मैं हमेशा आपको अपनी कल्पना में बड़ा होते हुए देखता हूँ। आप मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी हो, लेकिन मेरे अहंकार, मेरे गुस्से ने आपको मुझसे दूर कर दिया। आपकी माँ एक बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी माँ थी, बस मैं उसकी कदर ही नहीं कर पाया जब तक वो थी। मैं उसे खूब परेशान किया, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर चली गई तब एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है। वो लड़की जिसे पहली नज़र में ही मैंने अपना बनाने की ठान ली थी, उसी को मरने के लिए छोड़ दिया। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक वो जा चुकी थी। सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आप अनाथ हो गए। हो सके तो किसी दिन मुझे माफ़ कर देना। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी माफ़ीनामा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊँगा। तुम्हारी नफ़रत मेरे लिए अब भी वैसी की वैसी ही है। मुझ में अब जीने की कोई चाह नहीं बची। अंकिता को गुजरे हुए 20 साल हो गए। पिछले 20 सालों से पश्चाताप की उसी आग में झुलस रहा हूँ। समय बहुत कम है मेरे पास। जब तक तुम्हें मेरा ये खत मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं कि आप मेरे दिए हुए गिफ्ट लोगे भी या नहीं, मेरी ये चिट्ठी आपको मिलेगी भी या नहीं, लेकिन अगर आप मेरा ये आखिरी खत
पढ़ रहे हो तो बेटा माफ़ कर देना मुझे। आपकी माँ से माफ़ी मांगने का हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन उसके पास जाकर सबसे पहले उससे माफ़ी मांगूंगा। बहुत दुख दिए हैं उसे। अक्षय बेटा माफ़ कर देना। गुड बाय। आपके पापा हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। अक्षय उस खत को माथे से लगाकर खूब रोया। पूरी रात वो यूं ही आंसू बहा रहा था। मैंने आपको माफ़ कर दिया पापा, माफ़ कर दिया। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि मैं इतने सालों से आपसे नफरत करता आया हूँ, तो क्यों आज मेरी आंखों में आपके लिए आंसू हैं? क्यों? मैं सबसे ज़्यादा माँ से प्यार करता हूँ, फिर क्यों मुझे आज आपको खोने का दुख हो रहा है? माँ कहाँ हो आप? मुझे नहीं रहना है यहाँ, ले जाओ मुझे भी अपने साथ, प्लीज माँ प्लीज। रोते रोते ही अक्षय सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज आती है, किसी के हंसने की, खिलखिलाने की। अक्षय आँख खोलता है। सुबह हो चुकी है। वो बालकनी से झांक कर देखता है तो किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाज जानी पहचानी सी थी। अक्षय जल्दी से नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अक्षय आरोही को आवाज लगाता है, लेकिन आरोही वहाँ थी ही नहीं। अक्षय को फिर खिलखिलाने की आवाज आती है। वो घर का मेन डोर खोलता है। सामने गार्डन में माँ, पापा, सुमित, अंकिता पानी से खेल रहे थे। पापा माँ को झूला झुला रहे थे और बार बार उन पर पानी के छींटे फेंक रहे थे। माँ बार बार उन्हें मना कर रही थी। पापा माँ को सीने से लगा लेते हैं और उन्हीं के पास झूले पर बैठ जाते हैं। माँ पापा आवाज लगाते हैं, अक्षय आओ ना बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ हमारे पास। अक्षय जाने ही वाला था कि एक छोटा बच्चा दौड़कर माँ पापा के पास जाकर उनकी गोद में बैठ जाता है। अक्षय उसे ध्यान से देखता है। वो अक्षय ही है, छोटा सा अक्षय। अक्षय हैरान था, वो ये क्या देख रहा है। वो वहीं घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। वो तीनों साथ में कितने खुश हैं। पापा अक्षय को कंधे पर बिठाकर इधर उधर घुमा रहे हैं। छोटा अक्षय बहुत खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ अक्षय को गोद में ले लेती है और उसे बहुत प्यार करती है। पापा माँ और अक्षय को झूला झुलाते हैं। तभी माँ अक्षय को देख लेती है। वो अक्षय के पास आती है, उसका सर अपनी गोद में लेती है और लोरी सुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद पापा माँ को आवाज लगाते हैं। माँ अक्षय का सर गोद से हटाती है, उसके माथे को चूमती है और कहती है, अपना ध्यान रखना। पापा अक्षय के करीब आते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं, उसका माथा चूमते हैं और माँ को लेकर जाने लगते हैं। अक्षय उन्हें रोकता है, मत जाओ मुझे छोड़कर, रुक जाओ। माँ पापा उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हैं। अक्षय की नींद खुल जाती है। वो अपने रूम में था। सारे गिफ्ट उसके पास थे और उसके हाथ में पापा का लेटर। सुबह हो चुकी थी। वो भागकर नीचे जाता है, मेन डोर खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अक्षय ने सपना देखा था रात को, एक सुंदर सा सपना। आरोही उसके आगे कॉफी करती है। आरोही क्या देख रहे हो? अक्षय कुछ नहीं, पुरानी यादें। आरोही सारी रात रो रहे थे, आंखें लाल हैं तुम्हारी। अक्षय नहीं, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। आरोही अक्षय टेबल पर अंकिता फाउंडेशन के पेपर्स रखे हैं। डैड ने तुम्हें देने के लिए कहा था, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अक्षय लेकिन मैं अकेले कैसे? आरोही अकेले कहाँ हो, मैं हूँ ना, कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना। अक्षय लेकिन तुम तो जा रही हो बेंगलोर। आरोही बेंगलोर जा रही हूँ, दुनिया छोड़कर नहीं जा रही हूँ। अक्षय आरोही के मुंह पर हाथ रख देता है, फिर कभी ऐसा मत बोलना। आरोही अक्षय मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी भी हालत यही होती, मैं भी वैसा ही सोचती जैसा कि तुम अभी सोच रहे हो। जब मुझे डैड के बारे में पता चला तो मैं शौक थी, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ डैड की वजह से ही हूँ। डैड मेरी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए थे। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अक्षय ये अंकिता फाउंडेशन उनके पश्चाताप का सबूत है। अंकिता माँ को समर्पित उनका पश्चाताप है। मुझे खुशी है कि तुमने डैड को माफ़ कर दिया, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का कोई गिल्ट मत रखना। डैड ने हमेशा तुमसे प्यार ही किया है। जो कुछ भी अब तक हुआ सिर्फ हालात की वजह से
तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। आरोही अक्षय के हाथों में घर की चाबी थमाती है। आरोही, डैड ने बहुत पहले ये घर बेच दिया था, लेकिन 2 साल पहले फिर उन्होंने इस घर को खरीद लिया। ये घर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अक्षय। इस घर के हर कोने में अंकिता माँ की यादें बसी हैं। संभालो अपने घर को। साहिल कमरे में से बैग लेकर बाहर आता है और आरोही से चलने के लिए कहता है। अक्षय, नहीं आरोही, ये घर तुम्हारा भी है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज यहीं रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। आरोही, अक्षय, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन साहिल मेरा हस्बैंड है। मुझे उसके साथ बेंगलोर जाना है और मैं हमेशा तुम्हें कॉल करूंगी, ओके। अक्षय आरोही को प्यार भरी निगाहों से देखता है। आरोही अक्षय को गले लगा लेती है। साहिल गाड़ी में सामान रखता है। बाहर जाते वक्त आरोही अक्षय के पास जाती है और कहती है। अक्षय, एक बात कहूँ, डैड को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब अंकिता माँ नहीं रही। उन्होंने इतने सालों तक सिर्फ पछतावा किया, लेकिन जीते जी तुम्हारी माफ़ी हासिल नहीं कर पाए। तुमने भी वही किया। जब डैड चले गए तो तुम्हें उनकी कमी का एहसास हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि डैड ने जो किया वो ठीक था, लेकिन हमें इंसान के रहते ही उसकी कदर कर लेनी चाहिए। डैड ने अंकिता माँ की कदर नहीं की, जिसकी सज़ा उन्होंने मरते दम तक भोगी। प्लीज़ ज़िंदगी को अच्छे से जियो, अपनों की कदर करो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अपने ही हमारे लिए खास होते हैं, अपनों के बगैर कुछ भी नहीं हैं। अक्षय, जैसे मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, तुम्हें जाने से नहीं रोका, और आज तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। काश मैं तुम्हें जाने को नहीं कहा होता तो आज तुम मेरे साथ होती। आरोही, अक्षय, मैं आज भी तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तब रिश्ता अलग था, अब अलग है। अक्षय, ज़िंदगी को अच्छे से जियो। जो हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, और हाँ, मुझे बुलाना मत भूलना, ओके। अपना ख्याल रखना और अंकु को भी मेरा प्यार देना। आई एम ऑलवेज विद यू। आरोही गाड़ी में बैठकर साहिल के साथ चली जाती है और अक्षय उसे दूर जाता हुआ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद सोमिल और रचना अंकु के साथ आते हैं। सब घर के अंदर चले जाते हैं। अक्षय उस घर में अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता है और रिश्तों की बहुत कदर भी करता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।